Wanted series. It is day 23 and we are going to start a new chapter, that is Origin and Evolution. ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन में सबसे पहले बात करेंगे ऑरिजिन ऑफ लाइफ की। तो ऑरिजिन ऑफ लाइफ हम देखते हैं, उसके पहले आपको ये जानना है कि हाउ द यूनिवर्स फॉर्म, कैसे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, कैसे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, कैसे अर्थ बिल्डअप हुई, किस तरीके से पूरे यूनिवर्स का जो ऑरिजिन है बिग बैंग थ्योरी के तहत हुआ। तो आप ऐसे सारा डिटेल आप कहाँ पढ़ लेते हो, ज्योग्राफी में पढ़ लेते हो। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है आपके बायोलॉजी वाले बुक में दे रखा है, उसको आप याद रखोगे, है ना। तो लिख रहा है कि हमारे यूनिवर्स जो है, हमारा यूनिवर्स दैट इज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। यहाँ पे ढेर सारी गैलेक्सीज हैं जो आपस में मिलकर के क्या बना रही हैं, यूनिवर्स का फॉर्मेशन कर रही हैं। एंड हम किस गैलेक्सीज में रहते हैं तो आपको पता है हमारी गैलेक्सी का नाम है आकाशगंगा। आकाशगंगा के अंदर ही हमारा सोलर सिस्टम सिचुएटेड है, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी की बात करें, क्या होता है बिग बैंग थ्योरी, आपने पढ़ रखा है क्या भाई। पूरे यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था जिसके अंदर क्या न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे रिएक्शन हुए, जिसके वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई और ये गैसियस क्लाउड आपस में मिलकर के बड़े बड़े टुकड़े के रूप में वहां से इवॉल्व हुए। और आज भी वो क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। यूनिवर्स क्या हो रहा है, आज भी उसका एक्सपेंशन चल रहा है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इस थ्योरी को बिग बैंग थ्योरी करें। मैं बहुत छोटे टर्म में बोल रही हूँ, इसका डिटेल आप ज्योग्राफी वाले सर से पढ़ते हो, है ना। बिग बैंग थ्योरी ने अटेम्प्ट किया है ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स को समझाने के लिए, जिसमें नेबुला, सोलर और प्लेट का फॉर्मेशन, गैसियस क्लाउड का नेबुला में कन्वर्ट होना, न्यूक्लियर फिजन जैसे रिएक्शन होना, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होना, जिसका एक्सपैंड होना, जिसकी वजह से पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन चल रहा है। एंड अभी भी क्या हो रहा है भाई, यूनिवर्स का अभी भी एक्सपेंशन जारी है ना। तो आगे चलते हैं भाई। ह्यूज एक्सप्लोजन की वजह से ढेर सारी गैलेक्सीज बनी और उसके बाद हमने क्या देखा भाई कि हमारी अर्थ भी उसी में से है जो बनी। यानी कि शुरुआती दौर में जब हमारा सोलर सिस्टम बना था, जब वहां पे एक्सप्लोजन हुआ था, देन आवर अर्थ वॉज ऑल्सो अ क्लाउड ऑफ गैसेज। वहां पे गैसियस क्लाउड था। धीरे धीरे ये क्या हुआ, ठंडा हुआ और जितने भी मेटल से सेटल डाउन होते गए और ये सॉलिडिफाई हुआ, सॉलिड प्लेनेट के रूप में फिर उभरा अपना अर्थ, है ना। तो यहाँ पे एक बात बोलती है एनसीईआरटी कि अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन था, जब ये गैसियस क्लाउड के फॉर्म में था, जब यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन चल रहा था, सरफेस का फॉर्मेशन हो रहा था, तो इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। देयर वाज अ लॉट ऑफ अनदर गैसेज लाइक CH4 यानी मीथेन प्रेजेंट थी एंड वाटर वेपर प्रेजेंट था, H2O प्रेजेंट था, अमोनिया प्रेजेंट था लार्ज अमाउंट में। एंड ये पूछा भी जाता है कि जो फर्स्ट फॉर्म्ड कंपाउंड रहा होगा वो कौन होगा। तो प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, NH3 को देते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ होगा, बिकॉज नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रिएक्टिविटी का जो इंटेंसिटी है वो क्या है, ज्यादा है, दोनों की रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो H2O के कंपैरिजन में सबसे पहले फॉर्म जो कंपाउंड है दैट इज NH3। अगर NH3 ऑप्शन में नहीं दे रखा है देन हम किसको प्रायोरिटी दे देते हैं, H2O को दे देते हैं, ठीक है। जो लार्ज अमाउंट में वहां पे कंपाउंड थे दोज वेयर मीथेन, अमोनिया एंड वाटर वेपर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखता है भाई कि जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज, क्योंकि वहां पे ओजोन का फॉर्मेशन नहीं था, ओजोन लेयर नहीं थी, देन अल्ट्रावायलेट रेज वहां पे डायरेक्ट कहाँ आ रही थी भाई, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ रही थी। एंड इट वाज ब्रेकिंग वाटर मॉलिक्यूल, यानी आप कह सकते हो वाटर वेपर को, H2O मॉलिक्यूल को तोड़ करके किसमें कन्वर्ट करी थी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। तो कहो कि मैम आपने कहा प्राइमेटिव एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन नहीं था और आप अभी बोल रहे हो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था। बिल्कुल, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या था भाई, लाइट वेटेड था, इजिली एस्केप कर गया एक्सटर्नल स्पेस में। बाकी बात करते हैं किसकी भाई, ऑक्सीजन की। तो जितने भी ऑक्सीजन वहां से रिलीज हुए उस टाइम पे हाईली रिएक्टिव मेटल आयंस प्रेजेंट थे अर्थ के ऊपर, मेटालिक फॉर्म में। ये मेटालिक आयन क्या किए भाई, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पूरे सारे ऑक्सीजन को बाइंड अप कर लिया, मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में उसको कैप्चर करके रख लिया। यहाँ पे एक डेटा आता है, वो डेटा क्या बोल रहा है भाई कि अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ उसके फॉर्मेशन के बाद, है ना, यानी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स द लाइफ अपीयर ऑन अर्थ। कब भाई, 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ लाइफ अपीयर हुआ। हाउ द लाइफ अपीयर ऑन द अर्थ। तो सबसे पहले छोटे जब बच्चे थे हम, तो हमारी मम्मी पूछती थी, ये बताओ, पहेली बुझाती थी कि पहले एग आया होगा या पहले वो चिकन आई होगी, है ना, छोटी सी हैन आई होगी। तो हैन आई है पहले या फिर एग आई है। तो उस क्वेश्चन का आंसर आज भी हम नहीं दे पाते, है ना। तो इसका आंसर कहाँ पे है भाई, अर्थ के ऊपर लाइफ के ओरिजिन को अगर हम डिटेल में देखते हैं, साइंटिफिक व्यू से देखते हैं, तो बहुत सारे आंसर निकल के आते हैं वहां से, है ना।
तो सम साइंटिस्ट बिलीव द लाइफ कम्स फ्रॉम अदर प्लैनेट्स अर्ली, यानी कहने का मतलब क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फ्रॉम एंशिएंट टाइम, जब हमारा सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा इवॉल्व नहीं था, उस टाइम से वहां से पे जितने भी फिलोसोफर थे वो ट्राई कर रहे हैं कि चलो भाई इसका आंसर करते हैं, हाउ द लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ। उसको लेकर के कुछ थ्योरी दी गई और उस थ्योरी में सबसे पहले आता है कॉस्मोजोइक थ्योरी। और कॉस्मोजोइक थ्योरी के तहत हम क्या देखेंगे, यहाँ पे लिखता है सम साइंटिस्ट बिलीव दैट लाइफ कम्स फ्रॉम अदर प्लैनेट्स। अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट दैट यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड स्पोर्स। यूनिट ऑफ लाइफ को क्या कर रहे थे वो, स्पोर्स, एंड दिस स्पोर्स कम ऑन अर्थ फ्रॉम द अदर प्लैनेट, दूसरे ग्रह से कहीं से आए हैं, है ना। बट इसको हम कंसिडर करके नहीं चलते हैं, इट्स नॉट मतलब आप कह सकते हो इसको अपन ने मान्यता नहीं दी है, ठीक है। अगला चलते हैं भाई, एक और थ्योरी है, दूसरी थ्योरी, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस ओरिजिन की थ्योरी, है ना। इस थ्योरी के हिसाब से ऐसा कहा गया कि अर्थ के ऊपर जितने भी लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो ए बायोजेनेसिस के थ्रू आई है। कहने का मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस, अपने आप अचानक से ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इवॉल्व हुए। कीचड़ से लीच का फॉर्मेशन हो गया, कीचड़ से मड से ही फ्रॉग का फॉर्मेशन हो गया, पानी से मछली का फॉर्मेशन हो गया, है ना। तो इस तरीके से ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन का दिया यहाँ पे थ्योरी लोगों ने, पर उसको भी हम क्या कहते हैं भाई, मानते नहीं है। स्ट्रॉ एंड मड, है ना, डिकेइंग मैटर से, यानी ए बायोजेनेटिक थ्योरी दी गई जिसको मान्यता नहीं मिली, इसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिस्कार्ड कर दिया। आफ्टर दैट एक साइंटिस्ट आए, है ना, उनका नाम था लुइस पास्चर। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूव किया कि कभी भी ए बायोजेनेसिस पॉसिबल नहीं है, यानी कि कभी भी लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आता है। ये लाइफ है हमेशा प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आता है, कभी भी ए बायोजेनेसिस नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, यानी कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें पॉसिबल नहीं है। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया था, डिटेल आपको पता है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो उनके एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने क्या किया, स्पॉन्टेनियस थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, या फिर आप कह सकते हो ए बायोजेनेसिस का जो कंसेप्ट था कि लाइफ इज कमिंग फ्रॉम नॉन एग्जिस्टिंग लाइफ, दैट वाज टोटली डिस्कार्डेड बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ लुइस पास्चर। लुइस पास्चर के बाद ओपरिन एंड हाल्डेन ने प्रपोज किया फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कैसे इवॉल्व हुआ अर्थ पे, और ये जो थ्योरी थी दैट वाज अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसको कहा गया ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्योरी इन्होंने दिया था। और इसके तहत उन्होंने कहा था कि ये जो ओशन है अर्थ के ऊपर, है ना, इस ओशन के अंदर बहुत सारे केमिकल मॉलिक्यूल एक साथ वहां पे डिपोजिट हो गए थे, उसको रेड हॉट डाइल्यूट सूप भी कहा। और कहा कि उस टाइम पे जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर था बहुत ज्यादा हाई था, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही थी, और क्या था, नॉन ऑक्सीडाइजिंग नेचर का जो अपना एटमॉस्फेयर था, यानी कि ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट नहीं था। ऐसे कंडीशंस में जो प्राइमिटिव मेटाबोलाइट्स हैं जैसे आरएनए, प्राइमिटिव सुगर्स, नाइट्रोजनस बेसेस, इनका सिंथेसिस इस रेड हॉट डाइल्यूट सूप के अंदर हुआ। एंड वो जो हीट थी उनको कहां से मिली, वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू मिली। और इस थ्योरी को उन्होंने प्रपोज किया। आफ्टर दैट उनके स्टूडेंट आए, कौन, मिलर ने। और मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया भाई, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिसके अंदर बिल्कुल वही सारे सर्कमस्टांसेस हों जो कि प्राइमिटिव अर्थ के एटमॉस्फेयर में था, यानी कि अबंडेंसी ऑफ मीथेन, अमोनिया, H2O एंड हाइड्रोजन गैस। Along with the temperature of that chamber, gas chamber, was about 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 800 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। इस पूरे कंडीशन को उन्होंने मेंटेन किया अप टू 15 और 18 डेज। और वहां पे क्या देखा भाई कि उस हॉट डाइल्यूट सूप के अंदर, यानी कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे गैसेस मिक्सचर थी उसके अंदर प्राइमिटिव सुगर, प्राइमिटिव नाइट्रोजनस बेसिस, आरएनए मॉलिक्यूल अपीयर हुए। इस तरीके से उन्होंने ओपरेन के केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ थ्योरी को क्या किया, सपोर्ट किया। एंड इट हैज एविडेंसेस अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। समझ में बात आ रही है, क्लियर है। देन चलो देखते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे विच इज आस्क्ड इन 2016। व्हाट इज द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इनमें से जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए। तो बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स। प्रोटोबायोन्ट्स क्या होते हैं, व्हाट इज प्रोटोबायोन्ट्स, है ना। तो प्रोटोबायोन्ट्स में आपको ये देखना है कि प्रोटोबायोन्ट्स में सबसे पहले
ऐसा एक्यूमुलेशन है ना, जो प्राइमिटिव जो शुगर था, जो प्राइमिटिव आपका जो रेड हॉट डाइल्यूट सूप में जिसका फॉर्मेशन हुआ था, किसके भाई, मीथेन के, हाइड्रोजन के, अमोनिया के, वाटर के, और 800 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था वहाँ पे, स्पार्किंग चैम्बर में स्पार्क दिया था, और जो प्राइमिटिव शुगर्स, प्राइमिटिव मेटाबोलाइट वहाँ पे बने, उनके एक्यूमुलेशन से जो स्ट्रक्चर बना दैट वाज नॉट कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, है ना। और जो इनके अंदर फिर इवोल्यूशन हुआ, केमिकल इवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से बाद में उनके अंदर अपने जैसे वेसिकल्स को फॉर्म करने की कैपेसिटी आ गई, है ना। तो उस स्ट्रक्चर को हम एक साथ मिलाकर के क्या कहते हैं, प्रोटोबायोन्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स, है ना। पहला, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स। तो सबसे पहले सिंपलेस्ट जो फॉर्म है दैट इज क्या है भाई, ये पहला चरण होना चाहिए ना, यानी कि सबसे पहले क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी में 2 है, या तो करेक्ट ये है या तो करेक्ट ये है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर। मोनोमर के बाद क्या बने होंगे, पॉलीमर। जैसे आरएनए क्या है भाई, पॉलीमर है ना। तो यहाँ पे देखेंगे भाई सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर बने होंगे, अमीनो एसिड आपस में जुड़ करके पेप्टाइड का फॉर्मेशन की होगी, है ना। सिंपल शुगर आपस में मिलकर डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन किए होंगे। तो ये सेकंड में, यानी कि 2 के बाद क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। यानी कि आपको थोड़ा सा भी अगर कंसेप्ट क्लियर है बेसिक मॉलिक्यूल्स का, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का या फिर केमिकल इवोल्यूशन का थोड़ा सा भी कंसेप्ट क्लियर, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फिर आफ्टर दैट क्या हुआ होगा भाई, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम। डीएनए बेस्ड जेनेटिक मटेरियल, डीएनए का जो इवोल्यूशन हुआ वो कब आया होगा भाई, जब डीएनए मतलब डीएनए तो क्या होगा भाई, जब डीएनए आ जाएगा तो अपने जैसा सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल बना देगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, प्रोटोबायोन्ट्स के अंदर अपने जैसे स्ट्रक्चर बनाने की कैपेसिटी नहीं थी, है ना, वो बाद में इवॉल्व हुए, जो सबसे एडवांस प्रोटोबायोन्ट थे जो बाद में आए, तो ये चीज सबसे लास्ट में आई होगी, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया होगा, सबसे पहले प्रोटोबायोन्ट्स, उसके बाद डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम का, देन आप कहोगे कि 3 के बाद क्या आना चाहिए मैम, 1 आना चाहिए, उसके बाद 4 आना चाहिए। तो द करेक्ट ऑप्शन इज क्या हो जाएगा भाई, दिस वन, है ना, 1 आफ्टर दैट 4, है ना। चलो नेक्स्ट आगे देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखेंगे भाई, फॉलोइंग आर द 2 स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ना। तो इसमें क्या देखेंगे भाई, द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वेयर नॉन ग्रीन एंड प्रिजमेबली अनएरोब्स। बिल्कुल सही बात है, कहाँ पे भाई, रेड हॉट डाइल्यूट सूप में आए ये, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, ये केमिकल मॉलिक्यूल का एग्रीगेशन ही तो था, ये झुंड ही तो था, और ये क्या कर रहे होंगे, बाहर वाले एटमॉस्फेयर से ले रहे होंगे भाई केमिकल मॉलिक्यूल टू गेट न्यूट्रिएंट्स, और अपने एक्यूमुलेशन को बड़ा कर रहे होंगे, और बाद में क्या होगा भाई, ये टुकड़े में टूट गए होंगे, है ना, फिजिबल होंगे फर्दर। तो बिल्कुल सही बात है भाई कि ये नॉन ग्रीन रहे होंगे, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी नहीं रही होगी। दूसरी बात, अनएरोब, एनोरोब का मतलब क्या है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि वहां पे ऑक्सीजन ये रिलीज नहीं कर रहे थे, ना ही ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है। तो चलो भाई फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ये सही है स्टेटमेंट। आगे देखें कि द फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वेयर कीमो ऑटोट्रॉफ और दैट नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन, है ना। तो भाई ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे, मान लो जैसे कि सपोज शुरुआत में ऐसे कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि कीमो हेट्रोट्रॉफ थे सबसे पहले वाले ऑर्गेनिज्म, बाद में वो क्या रहे होंगे, कीमो ऑटोट्रॉफ, क्योंकि बाद में क्या रहा होगा कि हॉट डाइल्यूट सूप के अंदर केमिकल का कंसंट्रेशन कम हो गया होगा, देन दे हैव टू म्यूटेट, उनको म्यूटेट होना पड़ा होगा, जिसकी वजह से कुछ ऐसे ही मॉलिक्यूल बच पाए होंगे जो अपना केमिकल खुद ही सिंथेसाइज कर पा रहे होंगे। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इस स्टेटमेंट को हम सही मानेंगे, है ना। यहाँ बोल रहा है कि ऑर्गेनिज्म वेयर कीमो ऑटोट्रॉफ एंड नेवर प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। हाँ सही बात है, जो ऑक्सीजन का जो रिलीज हुआ था वो कैसे भाई थे, उन्होंने क्या किया होगा भाई, सबसे पहले उन्होंने फोटोसिंथेसिस की होगी, आफ्टर फोटोसिंथेसिस वहां पे ऑक्सीजन रिलीज हुआ होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। आगे चले, द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स एगो। कहने का मतलब क्या है, अभी आप लोगों ने डेटा देखा, क्या देखा डेटा भाई, कि अर्थ का इवोल्यूशन कब हुआ था, अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ था, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, है ना, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, है ना। वहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट नॉन सेलुलर, इनको सेल नहीं कह सकते बिकॉज वहां पे सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं है, दिस इज एक्यूमुलेशन ऑफ क्या भाई, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स, है ना। तो उसको हम बोलेंगे भाई कि नॉन सेलुलर फॉर्म का इवोल्यूशन क्या की 3 बिलियन ईयर्स बैक हुआ होगा। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, दैट इज अबाउट बायोजेनेसिस या फिर ए बायोजेनेसिस किसको कहेंगे। तो सुनना ध्यान देना,
सबसे पहले बायोजेनेसिस की बात करें तो बायोजेनेसिस का मतलब क्या था, जो लुईस पास्चर ने कहा था, ईच एंड एवरी लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, है ना, तो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आ रहा है, जिसको थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बट स्टैनली मिलर ने क्या किया भाई, स्टैनली मिलर ने ये समझा दिया कि नहीं, जो फर्स्ट जो लाइफ आई अर्थ पे, है ना, तो पहली जो लाइफ आई होगी, जो पहला सेल बना होगा, दैट हैज फॉर्म्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज एंड इट वाज केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, यानी कि फर्स्ट ए बायोजेनेसिस आफ्टर दैट बायोजेनेसिस, यानी कि पहला जब लिविंग सेल बना होगा वो ए बायोजेनेटिकली बना, आफ्टर दैट ये किस में कन्वर्ट हो गया, जब एक बार एटमॉस्फेयर क्या हो गया भाई, ऑक्सीजन वाला एटमॉस्फेयर आ गया, एक बार ऑक्सीजन इवॉल्व कर गया अर्थ पे बाय दिस ऑर्गेनिज्म, तो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में पॉसिबल नहीं है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो सके। आज हमारे सी में भी बहुत सारे ऐसे कंडीशंस प्रेजेंट हैं, हॉट वेंट्स प्रेजेंट हैं, वहां पे आज ओरिजिन ऑफ लाइफ एग्जीक्यूट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, आपको ये चीज जानना चाहिए, इसलिए नहीं हो रही ना क्योंकि वहां पे क्या है भाई, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन क्या करेगा, सिंपल जो मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होगा उसको ब्रेक कर देगा। इट इज नॉट क्वाइट पॉसिबल टू ओरिजिनेट लाइफ इन दैट सिचुएशन, ठीक है। दिस इज द रीजन ना कि मिलर ने क्या किया था, बिल्कुल प्रिमिटिव अर्थ वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था लेबोरेटरी के अंदर। चलो भाई, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन की बात करें। कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं ना, जैसे पुराने सोच वाले लोग, उन्होंने कहा क्या मानना था कि नहीं नहीं, इवोल्यूशन जो है टोटल क्या है भाई, ये भगवान का बनाया हुआ है, भगवान ने उसी फॉर्म में हमको बनाया है जिस फॉर्म में हम आज प्रेजेंट हैं, देयर इज नो इवोल्यूशन। तो इस बात को खत्म करने के लिए ढेर सारे साइंटिस्ट, ढेर सारा साइंटिफिक डिपार्टमेंट इसको डिस्कार्ड करता है इस थ्योरी को, और बोलता है कि हमारे पास सबूत है कि वी आर इवॉल्व्ड फ्रॉम प्राइमिटिव टाइप से लेकर के आज हम सुपीरियर क्वालिटी में हैं, देन वी हैव केम फ्रॉम दोज प्राइमिटिव सेल्स। आप कह सकते हो कि हमारी बॉडी वो हमारा जो एंसेस्टर है वो आर्कीबैक्टीरिया है, वो छोटे सेल्स हैं या वो प्रोटोबायोन्ट्स हैं जिनका फॉर्मेशन केमिकल इवोल्यूशन के थ्रू हुआ, उसी से सारे ऑर्गेनिज्म क्या हुए हैं, एवॉल्व हुए हैं। दिस इज द रीजन कि वो सारे मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल्स, वो जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है वही बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। थोड़े थोड़े से मॉलिक्यूल का डिफरेंस होने की वजह से, डीएनए मेकअप चेंज होने की वजह से हम क्या हो गए हैं, सुपेरियर हो गए हैं। वो आर्कीबैक्टीरिया आज भी उसी फॉर्म में वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वी आर इवॉल्व बिहाइंड इट, देयर आर सो मेनी एविडेंसेस एंड फर्स्ट एविडेंस इज पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। कहने का मतलब क्या है, आपने पिक्चर देखी है, कौन से, जुरासिक पार्क, है ना, तो ढेर सारे डायनासोर्स देखे हैं वहां पे, आपने ब्राकियोसोरस देखा है, स्टेगोसोरस देखा है, आर्कियोप्टेरिक्स देखा है, क्रोकोडाइल देखा है ना। बेटा कहो कि मैम व्हाट इज दिस, तो भाई ये क्या है भाई, इवोल्यूशनरी ट्री है, किसका, अपने डायनासोर्स का, कि किस तरीके से ये इवॉल्व हुए हैं, किस तरीके से। यहाँ पे ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, यू कैन सी। नाउ आगे चलते हैं, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस की बात करे थे तो वहां पे सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम खुदाई करते हैं अर्थ का, है ना, पैलियोंटोलॉजी का मतलब क्या होता है, ऐसा साइंस का ब्रांच जिसके अंदर हम फॉसिल की स्टडी करते हैं ना। तो फॉसिल क्या होता है भाई, किसी भी लिविंग स्ट्रक्चर का रेमनेंट्स, यानी कि बचा हुआ अवशेष जो हमें सालों के बाद अर्थ के नीचे क्या भाई, उस जो लिविंग बॉडी था उसका कोई पार्ट हमें स्टोन के साथ सुरक्षित मिलता है, दैट पार्ट इज नोन एज फॉसिल। तो यहाँ पे फॉसिल का क्या है भाई, रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। फॉसिल्स आर रिमेन ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स एंड वी स्टडी, क्या करते हैं भाई, उसके बारे में स्टडी करते हैं, किस ब्रांच में, पैलियोंटोलॉजी में उसका स्टडी किया जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, है ना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल से हम क्या पता लगा सकते हैं, कार्बन 14 पद्धति, आजकल तो इलेक्ट्रॉन स्पिन मेथड भी है, बहुत सारी मेथड्स डिस्कवर हो गई जिसकी वजह से हम एग्जैक्ट लाइफ ऑफ एनी फॉसिल हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिस्ट्री ऑफ अर्थ को जो उजागर कर रहा है दैट इज पैलियोंटोलॉजी। फॉसिल्स के थ्रू हम बता सकते हैं कि आज से कितने साल पहले हमारी अर्थ कैसी रही होगी, उस पर बहुत सारी फिक्शन की मूवीज भी बन चुकी हैं, तो आपको उसका आइडिया तो है ही। चलो भाई, उस पार्ट की बात करें जो नीट में अक्सर पूछा जाता है, दैट इज अबाउट होमोलॉजी और एनालॉजी। होमोलोगस ऑर्गन की बात करें, व्हाट इज होमोलोगस ऑर्गन, तो कुछ कीवर्ड्स हमेशा याद रखना होमोलोगस में, जो आपको याद रखना है, दैट इज सिमिलर ऑरिजिन एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। ऑरिजिन में क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम, इसमें डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए, ठीक है। फंक्शन कैन बी डिफरेंट, फंक्शन सिमिलर भी हो सकता है और नॉन सिमिलर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा है कि ऐसे होम ऑर्गन जो इनका ओरिजिन
क्या है, सिमिलर है, जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर है बट हैव डिफरेंट फंक्शन. फंक्शन सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ये याद रखना है ना. दिस टाइप ऑफ ऑर्गन्स आर नोन एज होमोलोगस ऑर्गन. डिटेल में अगर आप देखें तो दिस इज द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी. जैसे लिम्ब की बात करें, किसके लिम्ब की बात कर रहे हैं अपन, सीधा सीधा लिम्ब ऑफ ह्यूमन, लिम्ब ऑफ चीता, लिम्ब ऑफ व्हेल एंड लिम्ब ऑफ बैट. सारे के सारे क्या है, मैमल्स है ना. और इन मैमल्स के लिम्ब के अंदर पेंटाडेक्टाइली पैटर्न हमको देखने को मिलता है. यानी कि दिस बोन इज ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, आफ्टर दैट फेलेंजेजेस यहाँ पे प्रेजेंट हैं. तो आप देख रहे हो यहाँ पे सेम पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर पेंटाडेक्टाइली इज प्रेजेंट इवन इन द फ्लिपर ऑफ व्हेल एंड विंग ऑफ बैट एंड लिम्ब ऑफ चीता, इवन इन लिम्ब ऑफ ह्यूमन. तो इस तरह के ऑर्गन, सबका काम क्या है, डिफरेंट है. ये फ्लाइंग में, ये स्विमिंग में, ये रनिंग में, ये सब कुछ स्किल वर्क में, हाथ का जो है बोन, सब में ये काम आ रहा है. देन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉजी. सुनना, ध्यान देना, इसको होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल देंगे. द सेकेंड एग्जाम्पल क्या है भाई, बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा, है ना. तो यहाँ पे हमने देख लिया बोगनविलिया और कुकुरबिटा के थॉर्न और टेंड्रिल क्या है, होमोलोगस ऑर्गन है, ऑरिजिन सेम है, फंक्शन अलग है. तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं, यू कैन सी वेरी वेल. आपके स्टडी के लिए ज्यादा इजी हो जाएगा कि इसमें क्या है, सिमिलर एनाटॉमी, वहाँ पे क्या होगा, एनाटॉमी सिमिलर नहीं होगी. यहाँ पे डिसिमिलर फंक्शन हो सकते हैं, वहाँ पे सिमिलर फंक्शन होंगे. डेवलप इन रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, रिलेटेड एनिमल्स में प्रेजेंट होंगे. डेवलप इन अनरिलेटेड एनिमल्स, वहाँ पे अलग अलग दूसरे फाइलम के ऑर्गेनिज्म होंगे. इनहेरिटेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. कभी भी होमोलोगस ऑर्गन कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पे एंसेस्टर कॉमन है, वहाँ पे एंसेस्टर कॉमन नहीं होते. यहाँ पे सिमिलर डेवलपमेंट पैटर्न देखने को, जैसे पेंटाडेक्टाइली, वहाँ पे क्या है भाई, सिमिलर पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा. सिमिलर स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन, वहाँ पे डिसिमिलर स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन. दीज आर द की पॉइंट्स टू एनालाइज द होमोलोगस एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर इन एनी ऑर्गेनिज्म. द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2017, दैट इज फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन. तो पेंगुइन क्या है भाई, यहाँ पे बर्ड है एंड डॉल्फिन है, ठीक है. तो आपको बताना है कि किसका एग्जाम्पल है. अच्छा, एक चीज बताना आपको, मेरे को क्या बताना है, होमोलॉजी, ठीक है. होमोलॉजी, होमोलॉजी का मतलब क्या हुआ भाई, सेम एंसेस्टर है. एंसेस्टर क्या है, सेम है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चीता हो, सब मैमल से आए, एक ही मैमल से रहा होगा, है ना. तो यहाँ हमने क्या देखा, मैमल्स, है ना, ठीक है, मैमल्स, ठीक है, ओके, डन. तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है, ठीक से मैं लिखते हूँ, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम होगी, है ना. सारे के क्या है भाई, एंसेस्टर क्या रहे होंगे, मैमल्स रहे होंगे, जिनमें हम क्या देख रहे हैं भाई, सेम पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हैंडलिंग फ्लिपर, जैसे वेल है, ठीक है, चीता है, या फिर आप हॉर्स देख रहे थे, ठीक है, या फिर वहां पे आपने बैट देखा था. तो एंसेस्टर क्या है, सेम है, ये एंसेस्टर था, ठीक है. अब देखने को क्या मिला, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट. जैसे वेल की बात करें, कहाँ था, पानी के अंदर, एट वाटर के अंदर था. तो वाटर के अंदर के रहने की वजह से इसका जो लिम्ब था किसमें मॉडिफाई हो गया, फ्लिपर में. चीता कहाँ, फॉरेस्ट में था, तो रनर हो गया भाई, उसका लिम्ब जो है रनिंग में हेल्प करता है. ह्यूमन की बात करें, वो पाइपेडल है, तो बट ऑब्वियस सी बात है, उसका हैंड लिम्ब क्या हो गया, स्किलफुल वर्क के लिए ज्यादा एडेप्टेड हो गया. बैट क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, तो उसका जो अपना फर्स्ट जो फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब, जो भी फोर लिम्ब इसका विंग में कन्वर्ट हो गया है फॉर फ्लाइंग, है ना. ह्यूमन के अंदर फोर लिम्ब किस में, हैंड में, और हैंड लिम्ब पैर में, है ना, स्किल वर्क के लिए. देन आगे चलते हैं. तो यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पे एक तरह का क्या था भाई, एक ही एंसेस्टर हैं, ये क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, है ना. अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट इनके अंदर चेंजेस आ रहा है. ऑरिजिन क्या है, सेम है, डेवलपमेंट पैटर्न क्या है, सेम है, बट ये क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं. तो होमोलॉजी जो होता है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है. तो HD ट्रिक क्या है, आपको कैसे याद रखना है होमोलॉजी को, HD, होमोलोगस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. ओके, डन, कंसेप्ट भी समझ में आ गया. चलो क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन इज फ्लिपर ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ. तो आपको पता है पेंगुइन क्या है, बर्ड है, डॉल्फिन क्या है, मैमल है. तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं भाई, तो बट ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पेंटाडेक्टाइली देखने को नहीं मिलता, और डॉल्फिन में हमको क्या मिलेगा, पेंटाडेक्टाइली देखने को मिलेगा. तो स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन सेम नहीं है, बट फंक्शन क्या है, दोनों क्या कर रहे हैं भाई, तैरने के काम आ रहे हैं. तो डिफरेंट फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन अलग हो गया भाई. देन
इट इज एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी। एनालॉगस ऑर्गन स्ट्रक्चर के क्या है ये एग्जाम्पल है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल नहीं। ठीक इसके ऑपोजिट हम क्या देखेंगे, एनालॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल देखेंगे। व्हाट इज एनालॉजी? आगे के क्वेश्चंस करने से पहले एनालॉजी को हम डिस्कस कर लेते हैं। एनालॉगस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। एनालॉगस स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या देखेंगे कि उनके स्ट्रक्चर का कभी भी ओरिजिन और एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर होगा कभी भी सिमिलर नहीं होगा। द पॉइंट इज दैट नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर, कभी भी ये एनाटॉमिकली सिमिलर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल दे रहा है मैमल्स एंड ऑक्टोपस और फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन इवन डॉल्फिन, ये क्या है भाई, इन सबके आईज जो हैं ये कभी भी क्या होगा, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, दिस इज एग्जांपल ऑफ एनालॉजी। अभी एक क्वेश्चन देखा था हम लोगों ने, है ना। और आईज ऑफ मैमल्स एंड ऑक्टोपस, ऑक्टोपस किस में आता है आपको पता है ना, मोलस्का में हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑक्टोपस, है ना। तो मोलस्कन के जो आईज हैं, है ना, और जो मैमल्स की आई हैं, दोनों का ओरिजिन कभी भी सेम नहीं होगा एंड एनाटॉमिकली कभी भी वो सिमिलर नहीं होंगे। दिस इज ड्यू टू सिमिलर हैबिटेट दैट रिजल्टेड इन सिमिलर अडेप्टिव फीचर्स in different group of organism. This type of evolution is called convergent evolution. अभी हम लोगों ने क्या देखा था, होमोलॉजी, किसमें था भाई, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, है ना। एंसेस्टर सेम थे, अलग अलग हैबिटेट में रहने की वजह से सेम ओरिजिन, सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर वाले ऑर्गन अलग अलग फंक्शन कर रहे थे। ठीक इसका उल्टा एनालॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन में क्या दिखने को मिल रहा है कि भाई अलग अलग एंसेस्टर हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, तो सबके एंसेस्टर अलग और जो ऑर्गन है उसका ओरिजिन भी अलग है, एनाटॉमिकली भी डिफरेंट है, पर फंक्शन क्या है, सेम है। तो फंक्शन सेम हो गया, यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म आकर के एक सेंटर पॉइंट पे आकर के मिल रहे हैं, तो यानी ये कन्वर्ज कर रहे हैं। इस टाइप के इवोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग। तो ऐसे याद रखना, HDSE, ठीक है। दिस इज द ट्रिक टू मेमोराइज, है ना भाई, कि होमोलॉजी किसको करता है भाई, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, जहां की एनालॉगस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला जो कंसेप्ट है दैट इज बायोकेमिकल एविडेंसेस। बायोकेमिकल एविडेंसेस में क्या हमने क्या देखा भाई थोड़ी देर पहले, कि एक पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस देख लिया, दूसरा एविडेंस क्या देखा भाई, होमोलॉजी, एनालॉजी, कि हमारे एंसेस्टर सेम है, तो ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या है, ओरिजिन और डेवलपमेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है, फंक्शन भले ही अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, बायोकेमिकल एविडेंस क्या होता है। बायोकेमिकल एविडेंस, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, दिस आर मेड अप ऑफ बायोकेमिकल्स या मेटाबोलाइट्स के बने हुए हैं। इन मेटाबोलाइट्स बायोमोलिक्यूल्स का जो कंपोजिशन है, जो स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सिमिलर है जो कि नीचे के ऑर्गेनिज्म है। कहने का मतलब क्या है, कभी ना कभी वो जो ऑर्गेनिज्म नीचे हैं उनके अंदर भी वही मेटाबोलाइट, वही बायोकेमिकल्स प्रेजेंट है जो हमारे अंदर। तो कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर जो हो रहे होंगे, जो प्राइमिटिव ऑर्गेनिज्म रहा होगा, वो हमारा जो एंसेस्टर होगा, दोनों के एंसेस्टर क्या रहे होंगे, कॉमन रहे होंगे, है ना। तो चलो भाई देखते हैं टेक्स्ट क्या कहती है। सिमिलरिटीज इन प्रोटीन एंड जीन्स परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमॉन्ग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, अलग अलग तरह के स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म, सबके अंदर टाइप्स ऑफ प्रोटीन सेम, टाइप्स ऑफ जीन बिल्कुल सेम, और इसको किसको दर्शा रही है भाई, कॉमन एंसेस्ट्री को दर्शा रही है। एंड इसी को हम बोल रहे हैं भाई कि हम सारे ऑर्गेनिज्म सेम क्या करते हैं, शेयर करते हैं सेम एंसेस्ट्री को, ठीक है। तो एक ब्रॉड लेवल पे बहुत बड़ी बात हो गई कि हम सारे, चाहे किसी भी स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म हो, कहीं ना कहीं जो फर्स्ट लाइफ रहा होगा वो हमसे ही, हमारा एंसेस्टर रहा होगा, ठीक है, हमसे ही जुड़ा हुआ होगा। चलो आगे देखें। तो हमने अभी क्वेश्चन नहीं किए होमोलोगस और एनालॉगस के, तो पहले सबसे पहले क्वेश्चंस रिलेटेड जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो छूट गए वो सारे क्वेश्चंस अपन करते हैं पहले, है ना। तो क्वेश्चन इज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर होमोलोग टू विंग ऑफ बर्ड, बर्ड के विंग से होमोलोगस ऑर्गन का पूछ रहा है डिटेल, है ना। तो डॉर्सल फिन ऑफ शार्क, तो भैया देखो शार्क क्या है, मछली है ना, वो भी कार्टिलेजिनस फिश है। विंग ऑफ मॉथ, मॉथ का जो विंग है ना, तो इसका स्ट्रक्चरल क्या एनाटॉमी बिल्कुल सेम है क्या, होमोलोगस पूछ रहा है। स्ट्रक्चरल शेप और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ओरिजिन बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो दिस इज नॉट सेम इन केस ऑफ डॉर्सल फिन ऑफ शार्क विथ विंग ऑफ बर्ड, है ना। विंग ऑफ मॉथ इज ऑल्सो नॉट बिकॉज इट belongs to insecta। हिंड लिम्ब ऑफ रैबिट, रैबिट मैमल्स में आता है, वहां बर्ड की बात कर रहा है। फ्लिपर ऑफ व्हेल, चलो भाई हिंड लिम्ब आ रहा है तो ये भी मैमल है, ये भी मैमल है, होमोलॉगी की बात कर रहा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है। चलो विंग ऑफ बर्ड की बात कर रहे हैं तो आते हैं भाई यहाँ पे हिंड लिम्ब, है ना। तो हिंड लिम्ब तो कभी भी नहीं आएगा,
विंग के साथ, तो क्या आंसर हो जाएगा? फ्लिपर ऑफ वेल विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दैट इज एनालॉगस स्ट्रक्चर आर अ रिजल्ट ऑफ। एनालॉगस स्ट्रक्चर कैसे बने हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से या फिर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से? तो हमने क्या याद रखा है भाई, आपको पता है क्या याद रखा है? HD और AC, है ना। तो H होमोलोगस के डाइवर्जेंट, AC एनालॉगस कन्वर्जेंट। तो देखो ना यहाँ पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन सीधा सीधा ऑप्शन में आ रहा है ना। शेयर्ड एंसेस्ट्री, एनालॉगस में कभी भी एंसेस्ट्री कॉमन नहीं होती, तो दिस इज द क्या है भाई? करेक्ट आंसर। आगे चले नेक्स्ट की बात करें तो अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, है ना। बोल रहा है डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट ये नहीं बोल रहा होमोलोगस। तो HD कह रहा है भाई, HD डाइवर्जेंट दे रखा है, तो आपको खुद समझना है कि होमोलोगस की बात कर रहा है। तो होमोलोगस में कौन कौन से आ जाएगा भाई? फोर लिम्ब ऑफ मैन, बैट एंड चीता, सब क्या? फोर लिम्ब, बिल्कुल सही है। हर्ट की बात करें तो हर्ट ऑफ बैट, मैन एंड चीता। इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट नहीं पूछ रहा है, बिकॉज ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन। ऑक्टोपस क्या है? मोलस्का में है, कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है, गया ये, है ना। दिस इज द इनकरेक्ट वन। ओके, ब्रेन ऑफ बैट, ये सारे के सारे मैमल्स हैं, तो कॉमन एंसेस्ट्री होगी। तो बट ऑब्वियस सी बात है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और ओरिजिन भी बिल्कुल सेम रहा होगा। चलो भाई आगे चले, नेक्स्ट बात करते हैं इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन की बात करें, है ना। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आज इवॉल्व हुए हैं, कहीं ना कहीं उसको इवॉल्विंग जो नेचर रही होगी उसने उसको सपोर्ट किया होगा। ऐसा ही कुछ इंसिडेंस हुआ था कि कहाँ पे? लंदन में, जहाँ पे इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म देखने को मिला था और मॉथ का नाम था पिपल्ड मॉथ, है ना। जो मेन कंसेप्ट है वो समझ लो, है ना। What was the concept with the help of this diagram? ठीक है, तो सुनना, ध्यान देना। बिफोर इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, है ना, दो तरह की मॉथ थी, है ना। तो वहां पे मॉथ क्या भाई? इंसेक्ट से, है ना। तो वहाँ के जो बिफोर इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन, वहाँ पे क्या था भाई? बहुत बड़े बड़े कल कारखाने लगे थे और कल कारखानों में फ्यूल के लिए क्या यूज कर रहे थे? कोल यूज कर रहे थे, तो धुआं, स्मोक निकल रहा था। और स्मोक की वजह से क्या हो जाता भाई? प्लांट के ऊपर क्या हो जाएगा? वो जितने भी लाइकन्स वगैरह प्रेजेंट थे वो डेड हो जाते, ठीक है। तो बिफोर इवोल्यूशन क्या था भाई? बिफोर कह सकते हो इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन के ठीक पहले, तो प्लांट्स के ऊपर वहां पे जैसा क्लाइमेट है उसके हिसाब से यहाँ पे लाइकेन प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था? लाइकेन। तो दो तरह के मॉथ्स प्रेजेंट थे, डार्क कलर और एक थी ग्रे कलर, है ना। तो ग्रे कलर वाली क्या करती थी? अपने आप को मिमिक कर पाती थी शेड के साथ, और इनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, है ना। इनकी पॉपुलेशन क्या थी? ज्यादा। और डार्क कलर वाले की क्या था भाई? पॉपुलेशन कम था, क्योंकि इजिली वो पेड़ के ऊपर दिखाई दे देते थे, जिसकी वजह से उनका प्रेडेटर उनको खा जाता था, ठीक है ना, वो प्रे बन जाते थे। आगे बात करते हैं, जब इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन हुआ, ढेर सारे वहां पे कल कारखाने लगे, धुआं निकला, जिसकी वजह से क्या हुआ भाई? लाइकेन क्या हो गया भाई? डिमिनिश हो गया, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। तो लाइकेन खत्म हो गया, और वो धुआं क्या हो, लाइकेन के खत्म होने की वजह से क्या हो गया भाई? प्लांट के जो प्लांट का जो स्टेम था उसका सरफेस क्या? ब्लैक, और धुएं के डिपोजिशन की वजह से भी ब्लैक दिखने, डार्क आ गया, है ना, डार्क ब्राउन आ गया। तो ये आसानी से छुप जाते थे मॉथ यहाँ पे, तो इनकी संख्या क्या हो गई? ज्यादा हो गई। और उसके बाद ये जो ग्रे कलर वाले थे इजीली क्या हो गए? विजिबल हो गए, जिसकी वजह से ग्रे कलर वालों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई, है ना। यानी कि जैसा एनवायरमेंट हुआ वैसे ही पॉपुलेशन ऑफ मॉथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है और घट रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर, मतलब आप कह सकते हो नेचर के साथ मर्ज होने के हिसाब से वो मर्ज हो जा रहा, दिखाई नहीं दे रहा, तो उसके प्रेडेटर उसको नहीं खा पा रहे हैं, ठीक है। अब फिर क्या हुआ भाई? इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन के बाद, यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन और भी आगे बढ़ा, जब हम कोल को हटा करके डीजल और पेट्रोल यूज करने लगे एज ए फ्यूल, तो स्मोक की क्वांटिटी क्या हो गई? फिर से स्मोक की क्वांटिटी क्या हो गई? कम हो गई। कम होने की वजह से क्या हो जाएगा भाई? फिर से लाइकेन ग्रो कर गए, है ना। और लाइकेन ग्रो करने के बाद क्या हो जाएगा? फिर से वापस जब पेट्रोल और डीजल का यूज हुआ, पेट्रोल और डीजल के यूज के बाद फिर से किनकी संख्या बढ़ गई? ग्रे कलर वालों की संख्या बढ़ गई। तो इसी जो नेचुरल सिलेक्शन, मतलब अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन बिस्टन बिटुलेरिया के जो दो वेराइटी हैं, डार्क और ग्रे, उनके पॉपुलेशन वेरिएशन को देख करके एक कंसेप्ट दिया गया कि नेचुरल सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन इवोल्यूशन ऑफ एनी स्पीसीज। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया ब्लैक कलर के लिए कार्बोनेरिया यूज कर रहे हैं, है ना, और ग्रे कलर के लिए भाई दो तरह के हैं, ब्लैक कलर को कार्बोनेरिया बोलते हैं, बिस्टन बिटुलेरिया एंड बिस्टन कार्बोनेरिया, है ना। आगे चले नेक्स्ट। तो कंसेप्ट आपने देख लिया,
आगे चलते हैं, बात करते हैं एक क्वेश्चन की जो इस सेक्शन से पूछा गया है, दैट इज इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपको डिटेल यहाँ दे रखा है ना। नाउ ये डिटेल कर दिया मैंने, आपको बता दिया कोल को रिप्लेस कर दिया किससे, इलेक्ट्रिसिटी से, डीजल से, फ्यूल से, है ना, और पेट्रोल से, जिसकी वजह से कोल वाला जो धुआं है वो कम हो गया, लाइकेन फिर से ग्रो करने लगे। देन कंसिक्वेंटली फिर से ग्रे कलर मॉथ जो है अगेन इंक्रीजेस इन नंबर, है ना। तो बिल्कुल ये एग्जाम्पल बिल्कुल सही है नेचुरल सिलेक्शन का। बात करते हैं एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी के कारण किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर इवोल्यूशन आना। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, मलेरिया स्प्रेड हो रहा था। ठीक है, तो मलेरिया स्प्रेड के टाइम पे मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, डीडीटी का छिड़काव कराया। एट दैट टाइम दो तरह के वहां पे स्ट्रेन प्रेजेंट थे, कुछ तो ऐसे मॉस्किटो प्रेजेंट थे जिनके अंदर रेजिस्टेंस का पावर था, रेजिस्टेंसी थी अगेंस्ट डीडीटी, या फिर कह सकते हो कुछ ऐसे मॉस्किटो थे जिनके अंदर डीडीटी के अगेंस्ट क्या थी, सेंसिटिविटी बिल्कुल नहीं थी, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर गए आफ्टर स्प्रेडल ऑफ डीडीटी पेस्टिसाइड्स। बट कुछ ऐसे मॉस्किटो भी थे जो क्या थे, सेंसिटिव थे टुवर्ड्स द डीडीटी, और उनका क्या हो गया, डेथ हो गया। तो एक्सेसिव यूज ऑफ डीडीटी के कारण क्या हुआ, मैक्सिमम मॉस्किटोज जिनके अंदर ढेर सारा सेंसिटिविटी प्रेजेंट था, किसके लिए, डीडीटी के लिए, उनका क्या हो गया, पूरी तरीके से पॉपुलेशन खत्म हो गया, तो पूरी तरीके से इंडिविजुअल वहां वाले गायब हो गए। अब कौन बच गए, सिर्फ वही बच गए जिनके अंदर डीडीटी के लिए क्या था, रेजिस्टेंसी पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। अब जो न्यू जनरेशन के जितने भी मॉस्किटो आ रहे हैं उनके अंदर क्या हो गया, सारे के सारे मॉस्किटोज जो पॉपुलेशन में शामिल है सबके अंदर क्या है, रेजिस्टेंसी प्रेजेंट है। यानी कि ड्यू टू आवर एक्शन उस स्पीसीज के अंदर वो जो जीन जो ससेप्टेबल था टुवर्ड्स डीडीटी पूरी तरीके से डिलीट हो गया, यानी एक न्यू तरह का आप कह सकते हो एक न्यू स्ट्रेन ऑफ मॉस्किटो इवॉल्व हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा है, इसी का डिटेल है कि व्हेन डीडीटी वाज introduced to control the mosquito, it was tremendous successful। बहुत सारे मारे गए, most of the mosquito were sensitive towards the DDT and were therefore killed। but कुछ population में कुछ ही ऐसे थे, थोड़े population ऐसा था, छोटा सा population, कुछ ही individual mosquito के ऐसे थे जो क्या थे, resistance थे। अब वो बच गए जिसकी वजह से आने वाला generation पूरा का पूरा क्या हो गया, resistant हो गया, है ना। इसी तरह का पैटर्न हम कहाँ देखते हैं, बैक्टीरिया के अंदर देखते हैं। सेम पैटर्न हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन बैक्टीरिया व्हिच आर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स, है ना। शुरुआत में थोड़े से डोज ऑफ एंटीबायोटिक से क्या हो जाते थे, इलाज हो जाती थी, एंटीबैक्टीरियल जो भी हम देते थे, है ना, एंटीबायोटिक। नाउअडेज क्या हो गया, वो सारे जो एंटीबायोटिक शुरुआत में हम यूज कर रहे थे, नाउ दिस बैक्टीरिया आर मतलब क्या हो गए भाई, रेजिस्टेंट हो गए उस एंटीबायोटिक के खिलाफ, जिसकी वजह से क्या हो गया, अब वही एंटीबायोटिक हम इनहेल करते हैं या फिर इनटेक करते हैं तो हमारे बॉडी पे काम नहीं करता, हम डिजीज से बाहर नहीं निकल पाते, है ना। एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, एडेप्टिव रेडिएशन, है ना, एक इवोल्यूशन का ऐसा प्रोसेस, ऐसा मैकेनिज्म जिसके अंदर डिफरेंट स्पीसीज ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। जैसे डार्विन फिंचेस की बात करें तो गालापागोस आइलैंड में क्या था, ढेर सारे आइलैंड थे जो होम सेंटर था ना, वहां से क्या हुए थे, वो बर्ड्स माइग्रेट हुई थी। ठीक है, तो माइग्रेट होकर के डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में जाकर के वो बस गई, और वहां पे अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट के हिसाब से जो वहां पे फूड अवेलेबल थे उनके हिसाब से उनके बीक के अंदर मॉडिफिकेशन हुआ। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, एडेप्टिव रेडिएशन। क्या बोलेंगे इसको हम, एडेप्टिव रेडिएशन। चलो भाई, एडेप्टिव रेडिएशन के बाद की बात करें, है ना, आप यू कैन सी द डायग्राम हियर, दिस वन इज हियर। ठीक है ना, तो ये क्या दिखा रहा है भाई, सीड ईटर हैं, कुछ फ्रूगीवोर्स है ना, जो शुरुआत में थे कि वो क्या थे भाई, सीड ईटर थे, फर्दर वो इंसेक्टिवोर्स में कन्वर्ट हुए, है ना। तो ये क्या हुआ भाई, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट, उनके अंदर क्या हुआ, एडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिला। दूसरा जो एग्जाम्पल है दैट इज मार्सुपियल, है ना। मार्सुपियल के अंदर क्या देखने को मिला था, कुछ ऐसा एंसेस्टर रहा होगा जिसके पास पाउच प्रेजेंट रहा होगा, है ना, डिफरेंट स्पीसीज, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट पाउच सब में प्रेजेंट है। ठीक है, पर अकॉर्डिंग टू द क्या हुआ भाई, इनके अंदर हैबिटेट के हिसाब से मॉडिफिकेशन हुआ, नई नई स्पीसीज बनी, है ना। तो ये आ गया मार्सुपियल्स, ये भी क्या है कि एग्जांपल है एडेप्टिव रेडिएशंस का। दूसरा आपको मैंने बता रखा है कहाँ पे, एनालॉजी होमोलॉजी के अंदर डिटेल किया था मैंने आपको, है ना। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। समझ में बात आ गई, क्लियर है, डन। यहाँ पे लिख रहा है कि when more than one adaptive radiation appear to have occurred in isolated geographical area represent different habitats, we can call this convergent evolution। convergent evolution
इवोल्यूशन हमने देखा कहाँ पे, प्लासेंटल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के अंदर, जो कि एनालॉजी को रिप्रेजेंट करता है, विच इज दिस वन, है ना। क्या देखा था हमने कि ये सारे के सारे क्या है, प्लासेंटल मैमल्स हैं, है ना, प्लासेंटल मैमल्स हैं, और ये सारे के सारे क्या है, मार्सुपियल्स हैं, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट हैबिटेट के हिसाब से स्पीसीज के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। यही टेक्स्ट में यहाँ पे लिख रहा है क्या भाई, कि ज्योग्राफिकल एरिया अकर्ड इन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन, मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन, कितने एडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिल रहे हैं, एक से अधिक, ड्यू टू आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से डिफरेंट स्पीसीज के अंदर प्लासेंटा का डेवलपमेंट हो रहा है। कुछ तो मार्सुपियल्स डिफरेंट स्पीसीज, देखो ये मोल है ना, इसके अंदर भी पाउच का डेवलपमेंट हुआ, तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स क्या हुआ भाई, मोल का डेवलपमेंट हुआ। ये दूसरा स्पीसीज है, इसके अंदर भी क्या हुआ, पाउच का डेवलपमेंट हुआ, नंबेट, एंडिटर से नंबेट, है ना। तो डिफरेंट एडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिल रहा है सिंपल एक ही ज्योग्राफिकल आइसोलेटेड एरिया में। तो ये किसका एग्जांपल है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, जो एनालॉगस ऑर्गन किसका कहते हैं, एनालॉजी को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, होमोलॉगस को, ठीक है। इसके साथ ही हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। इवोल्यूशन का जो सेकंड पार्ट है अगले दिन लेकर के आएंगे डे 25 में, और वहां पे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके चलो, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।